उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा है, आपका जर्नी अच्छा है, स्वस्थ रहिए। और देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको PYQs बताने का वादा किया था। PYQs है ना, मैं अब इसे लाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सिलेबस बताया। मैंने सिलेबस बता दिया आपको। सिलेबस आपने देख लिया कहाँ, जो UPSC ने एज इट इज़ दिया है, कहाँ का, प्री का और मेंस का। मैंने बताया ना दोनों का, ये दोनों का मैंने बताया कि एज इट इज़ शब्द वाय शब्द कीवर्ड्स कैसे दिए गए हैं और डिटेल में क्या दिया गया है। तो अब उसमें मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए थे कि लिख ले आप सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है ना। तो अब क्या है कि मैं आपको उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने अलग करवाए हैं उसमें से आज मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? इतिहास। यहाँ ध्यान दें, मैं आपको इतिहास का क्या करूँगा, डिटेल्ड सिलेबस बताऊँगा, सिर्फ प्राचीन भारत का। ठीक है, इतिहास का सिर्फ प्राचीन भारत का। यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत का इतिहास का मैं डिटेल्ड सिलेबस इस वीडियो में बता रहा हूँ। जो UPSC के वेबसाइट में था मैंने वो आपको बताया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक खंड में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर एक टॉपिक में, हर एक टॉपिक का सब टॉपिक होता है, कुछ सब टॉपिक होता है। आप समझ रहे हैं, हर एक टॉपिक का क्या क्या सब टॉपिक है वो सब मैं आपको लिखवाऊंगा। आप इन सब को एकदम क्लियर रखें कि जब आप कोई एक टॉपिक उठाए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता उठाया आपने, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ने के लिए शुरू किया, तो आप हड़प्पा में यहाँ वहाँ मत भटकिए। पूरा दुनिया भर का कंटेंट आपको जमा नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट सिलेबस वाइज इसे कंप्लीट करते चलना है। तो आज मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊँगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा आपको, तो अब मैं फिर शुरू हो गया हूँ पढ़ाने किसको, प्राचीन भारत को, है ना, प्राचीन भारत। यहाँ ध्यान दें, तो अब पहला वीडियो में मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं डिटेल्ड सिलेबस, है ना, डिटेल्ड सिलेबस डाल रहा हूँ। दूसरा वीडियो में मैं क्या करूँगा, PYQ डालूंगा। आपको याद है UPSC का PYQ किसका, UPSC का। अब PYQ कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, PYQ मेंस का और प्रीलिम्स का। ठीक है, प्रीलिम्स का। अब प्रीलिम्स में भी क्या, मेंस में आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट, आपको मैं बताऊंगा मेंस का आपका लाऊंगा तो, लेकिन प्रीलिम्स का क्या, प्रीलिम्स का आपका 1995 से, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको ये सब नहीं करना है, आपको मैं करवाऊंगा सारे। मैं क्या करूँगा, ईयर वाइज, है ना, क्या, यहाँ देखिए, ईयर वाइज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, और कैसे होगा सो समझिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको पढ़ना है, और उसके बाद उसके ऑप्शन जो UPSC ने दे रखे हैं उसको आपको पढ़ना है, आपको आंसर अपने से कमेंट में बताना है। उसके बाद उस वीडियो में क्या करना है कि मैं उसका डिटेल कैसे आपको नोट्स बनाना है, मैं खुद हाथ से बना के आपको आपके लिए कंटेंट तैयार करूँगा। ऐसा नहीं कि PDF मैंने सब कुछ ये गूगल से करवा रखा है, नहीं, मैं उसे खुद से अपने हाथों से आपको बना के दूंगा, ताकि आप उसको आराम से उसी तरह कर सके जैसा कि आपका नोट्स कॉपी में होगा। ठीक है, आप उसे सीखें, अपने अनुसार उसका नोट्स बनाएं, और फिर क्या होगा कि मैं आपको उसका डिटेल एनालाइज करवाऊंगा। ये ना, ईयर वाइज, मैं फिर से बता दे रहा हूँ मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ईयर वाइज। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ईयर वाइज। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे सिलेबस को। ठीक है, आइए सिलेबस को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए, सिलेबस को एक्सप्लेन करने के लिए क्या, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, ये कहाँ पे आता है, GS पेपर 1, है ना, PT का GS पेपर 1 में आएगा आपका, मेंस में भी GS पेपर 1 में आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका एक हिस्सा होता है प्राचीन भारत। ठीक है, इसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें क्या है कि इसमें साथ में आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या है, आर्ट एंड कल्चर में आपको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं प्राचीन भारत का इतिहास बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझते चलिए, अब नोट डाउन करते चलिए। पहला क्या है टॉपिक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए, पढ़ना है आप लोग को, और आप लोग पढ़ने से कतराइएगा, मतलब जल्दी जल्दी लिखना शुरू करिए। जब भी बैठे कॉपी लेके बैठे, ऐसे थोड़ी होता है, आप जब बैठ रहे हैं तो क्या करें, कॉपी लेके बैठ रहे, वो उन चीज़ों को लिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेबस बता रहा हूँ, तो ये सिलेबस लिखने के लिए, देखने के लिए नहीं, इसको याद करने के लिए। आप हर जब टॉपिक उठाएंगे, अब जब पढ़ने आएंगे ये, आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको क्या होगा, इसका सारा चीज़ आपको याद, आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है उस टॉपिक में, उस बुक में। तो मैं बुक बताऊँगा आपको, बुक के लिए अभी नहीं भटके, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले PYQ करेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे उसको, क्या है, आप स्टूडेंट नहीं है कि आप NCERT पढ़ने शुरू कर दे, सीधा पढ़ेंगे, NCERT पढ़ेंगे, और फिर और बहुत सारे बुक्स में बताऊंगा, सब पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एनालाइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ लगे रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो फिर एक जो मैंने सोच के इसको बनाया है वो स्टूडेंट कैसे जुड़ेगा इसमें, बताइए। हाँ, इसमें आप कमेंट करिए, आपको जो समझ नहीं आता आप कमेंट करिए, तब मैंने जो सोच के बनाया है इस चैनल को, उसका आपका ये लाभ होगा। मैंने नाम भी देखिए, हिंदी मीडियम रखा है, यही
ग्रुप को मुझे आगे ले जाना है, बात समझ रहे हैं? तो इस पर आपको पूरा मेहनत करना होगा आपको, और मेहनत करने से मत कतराइए। यहाँ देखिए पहला टॉपिक क्या है, भारत में प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। भारत में क्या हो गया, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, बहुत पुरानी संस्कृतियाँ हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए, आपको पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक काल के स्रोत। प्राग ऐतिहासिक काल के स्रोत मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। स्रोत क्या होता है कि जब भी आप प्राग ऐतिहासिक काल को आज पढ़ते हैं तो वो कहाँ से स्रोत लिए जा रहे हैं, उसके स्रोत क्या क्या है, ये सब इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, याद दीजिए। भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल की अवधि क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इसमें टाइम पीरियड आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है सबका, उसका पाषाण काल क्या है, पाषाण काल। यहाँ पर क्या हुआ था कि पाषाण काल में पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे थे। मैं आपको पत्थरों के चित्र बना के दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में या अन्य किताबों में दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं एनसीईआरटी में, उसे पढ़ाऊँगा कि कैसे बड़े बड़े चट्टान के हथियार बने, उससे छोटे और उससे फिर छोटे, ये फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। और कब से कब तक, यहाँ ध्यान दीजिए, पाषाण काल जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण जो है, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल में पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है पूरा पाषाण, ठीक है। पूरा पाषाण का 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, मध्य पाषाण, है ना, पाषाण काल का ये सब भाग है। मध्य पाषाण मैंने बताया ना, यहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, यहाँ छोटे पत्थर मिलेंगे, और नव पाषाण में आपको क्या मिलेंगे, बहुत छोटे माइक्रो लेवल पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल कब से, 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व क्या होता है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ईसा के जन्म से पूर्व, ठीक है। अभी इतने के लिए ध्यान रखिए, और मैं आगे और भी सारे शब्दावली जो आपको समझ नहीं आता है आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। ताम्रपाषाण, यहाँ ध्यान दीजिए, ताम्रपाषाण, ठीक है। ताम्रपाषाण कब से कब तक, 4,000 ईसा पूर्व से लेके 1,500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, लौह युग। लौह युग आ गया, देखिए तांबे का खोज हो गया था, लौह युग आ गया, लोहे का इस्तेमाल होने लगा। कब से कब तक, यहाँ देखिए 1,500 से 200 ईसा पूर्व, ठीक है। लोहे का प्रभाव, लोहे का क्या प्रभाव पड़ा, आप समझिए, आप खुद एक आईएएस बनने जा रहे हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि लोहे का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बताता हूँ, देखिए एक हल है, ठीक है। अब ये हल जो है, ये एक मिनट, ये हल है, ये लकड़ी का है, क्या है, लकड़ी का। अब बताइए लकड़ी का हल से खेती जो करा जाएगा, ठीक है, हाँ, तो वो अच्छा होगा, या फिर ये जो लोहे का हल है इससे जो खेती करा जाएगा वो अच्छा होगा। तो ये जो लकड़ी जो है, क्या जो लोहे का जो बना रहेगा, ये मिट्टी को ज़्यादा कुरेदेगा, इससे और भी फसल कैसे होती है मैं उसमें डिटेल बताऊंगा, लेकिन ये सब आपको सोचना है। लोहे का आविष्कार हो जाने से हथियारों को मजबूती मिलेगी। आप लकड़ी या फिर पत्थर के हथियार बनाएंगे और एक लोहे का खंजर बना लेगा, तो कौन आपको ये होगा बताइए। तो उस हिसाब से आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं सब पढ़ाऊँगा। यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, चरवाहा और कृषक समुदाय। यानी देखिए जब आप प्राचीन भारत पढ़ रहे तो वहाँ पे चरवाहा का एक समुदाय था और कृषक समुदाय था। चरवाहा मतलब समझ रहे हैं, जो जानवरों को रखते हैं, है ना, पालते हैं। और कृषक समुदाय क्या है, जो खेती करते हैं, क्या करते हैं, खेती, मुख्य रूप से खेती। उस वक्त क्या क्या खेती हो रही थी, कैसी फसलें थी, आज से कैसे उसका भिन्न है, सब मैं समझा दूंगा। यहाँ देखिए नवपाषाण काल को पढ़ना है, कहाँ पर, कृषि, और आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए फिर से, आपको पढ़ना है चरवाहा और कृषि समुदाय किसका किसका, नवपाषाण का। यहाँ देखिए नवपाषाण काल का, आपको ताम्रपाषाण काल का, प्रारंभिक लौह युग का, और भौगोलिक वितरण और विशेषताएं पढ़ना है। उस वक्त कैसी भौगोलिक विशेषताएं थी, समझ रहे हैं, उस वक्त का क्या कंडीशन था, जोग्राफिकल आपका इन्वायरमेंट कैसा था, वहाँ का कैसा ठंडी थी या गर्मी थी, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट आप नोट डाउन कर रहे हैं। तीसरा देखिए आगे एक बेहतरीन सबसे फेवरेट स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है स्टूडेंट्स का, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ना है, यहाँ देखिए इसमें ज़्यादा नहीं भटकना है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर ये सभ्यता होती क्या है, ये आप समझ जाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इसका नामकरण क्यों हुआ, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और ये क्या है, इसके बारे में डिटेल यहाँ पर पढ़ाएंगे। दूसरा क्या, प्रमुख शहरों का नगर नियोजन। हड़प्पा में कितने प्रमुख शहर हैं, उन सब का नियोजन कैसा है, नगर नियोजन कैसा है, नगर बनाने की पद्धति क्या है, ग्रिड पद्धति, है ना, जल का निकासी पद्धति, ये सब उसी में पढ़ेंगे कि शहर का कैसे, तो आज भी उससे हम लोग सीखते हैं। यहाँ देखिए उसके बाद बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो ये तो सिलेबस है। हाँ, प्रमुख शहर और नियोजन, हड़प्पा और आंतरिक और विदेश व्यापार। हड़प्पा का आंतरिक कैसा हालत था, क्या क्या कंडीशन वहाँ चल रही थी, कैसा था, और विदेशी व्यापार का क्या कंडीशन है, किन किन देशों के साथ उसका व्यापार था। यहाँ देखिए कृषि, क्या कृषि होती थी, और होती थी तो कौन कौन सी फसलें होती थी, ये सब में जानना है हमें उसको, टॉपिक को। जानवर का पालतू बनाना, क्या कुत्ता को सबसे पहले बनाया गया था पालतू जानवर, ठीक है, ये आप याद रखिए। और जानवर का पालतू बनाना, कैसे पालतू बनाने लगे जानवर को, अन्य जानवर जो है उनको कैसे पालतू बनाया गया,
ये सब यहाँ देखिए। शिल्प, मैं अब डिटेल सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शिल्प, यहाँ देखिए शिल्प, शिल्प पढ़ना है। हड़प्पा के शिल्प क्या क्या थे, क्या क्या कारीगरी वहाँ के लोग करते थे। बाट और माप आपको पता होगा कि आज हम लोग तराजू जो यूज करते हैं, ठीक है, तराजू, तराजू में आप लोग क्या करते हैं, कुछ एक बाट का इस्तेमाल करते हैं। वही बाट कैसा था वो पढ़ना है, 16 का रेशियो में था या क्या था वो पढ़ना है। माप आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं, माप पढ़ना है कि माप कैसा था। एक सेकेंड, माप पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, लिपि और भाषा पढ़ना है, लिपि और भाषा। उसकी भाषा और लिपि आज तक अपठित है, हमें पढ़ने में अभी तक नहीं पाया गया है, पर उसमें चित्रों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और लिपि कैसे लिखी जाती थी आपको उसमें आपको बताऊंगा कि इधर से लिखी जाती थी पहले और फिर इधर से लिखी जाती थी, ठीक है, फिर इधर से और फिर इधर से, ये लिपि होती थी। और इसमें चित्रों का, मछली का और अलग अलग आकृतियों का से बनाया गया। हम लोग काफ़ी पढ़ने का कोशिश किए पर अभी तक पढ़ नहीं पाए, पर काफ़ी कुछ इसे समझ आता है। यहाँ देखिए हड़प्पा कालीन समाज, वहाँ का समाज कैसा था, मातृत्व मातृ प्रधान था या पितृत्मक सत्ता था, क्या था वो सब हम लोग पढ़ेंगे। समाज कैसा वर्गों में बटा हुआ था, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, है ना, ज़्यादा डिटेल नहीं, बस हम लोग ऊपरी व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा कालीन धर्म, धर्म क्या था वहाँ, क्या मंदिर का निर्माण होने लगा, कभी नहीं, हड़प्पा में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये सब हम लोग को देखना है कि क्या चीज़ें का आपको यहाँ पर मिलता है। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था, यहाँ पर समझिए हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है कि उसमें अर्थव्यवस्था का क्या रोल था, ठीक है। आगे यहाँ क्या पढ़ना है, कैसा अर्थव्यवस्था था। हड़प्पा कालीन अंतिम संस्कार प्रणाली, अंतिम संस्कार प्रणाली में क्या समझते हैं, जैसे किसी का डेथ हो जाता है तो उसका क्या होता है कि बॉडी को जैसे कोई दफनाते हैं, समझ रहे कि किसी धर्म में दफनाने का प्रथा है कि मिट्टी के अंदर दफनाए, किसी में जलाने का प्रक्रिया है, ठीक है, किसी में जलाने का प्रक्रिया है, ठीक है, और किसी में दफनाने का, किसी में जलाने का, और किसी में क्या था वहाँ पे कि जला के, ठीक है, जला के जो राख बचते थे उसका कलश को दफनाते थे, ठीक है, ऐसा भी मिलता है। और फिर दफनाने का प्रक्रिया में किस तरफ सर रहेगा, किस तरफ पैर रहेगा, ये सब हमें अधिकांश समय में देखेंगे। और दफनाने के साथ क्या जो मृतक होता था उसके साथ और क्या क्या चीज़ें डाली जाती थी। जैसे मान लीजिए एक राजा का, एक मिनट में समझाता हूँ कि एक, यहाँ देखिए मान लीजिए कि ये किसी का ये है, यहाँ पे मान लीजिए कोई मरा तो इसको यहाँ पे दफनाया गया। तो इसमें क्या है कि कोई एक राजा का मरा, ठीक है, कोई समृद्ध व्यक्ति का मरा, तो व्यक्ति मरा तो वहाँ क्या होगा, साथ में बहुत सारी पशु और बहुत सारी सामग्रियाँ वहाँ पे दफनाई जाएगी, और सोने या घड़ी या जो भी होंगे वो सब दफनाए जाएंगे साथ में, ताकि उन लोगों को परलोक में उसको सुख सुविधा हो। ये मान्यता थी, आज भी हम लोग का मान्यता रहता है। तो ये जो दूसरा जो है ये गरीब है, तो ये जो दफनाया जाएगा तो ये मिट्टी के घड़े ले दफनाया जाएगा, बकरी या फिर कोई पशु दफनाया जाएगा, कहाँ से क्या साक्ष्य मिले, ये सब हम लोग हड़प्पा में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर देखिए इससे वहाँ के लोगों का समृद्धि पता चलता है कि किससे लोग यहाँ थे। उसके बाद हड़प्पा कालीन कला और वास्तुकला, वास्तुकला और कला पढ़ेंगे कि क्या उसमें डेवलप हुआ था। अभी हम लोग यहाँ से एकदम चरण वाइज चरण डेवलप करते हुए जाएंगे कि कैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हड़प्पा कालीन संस्कृति का पतन, यहाँ ठीक है, यहाँ पे पतन क्या पढ़ना है, पतन, पतन कैसे हो गया ये आपको समझना है कि पतन कैसे होता है किसी सभ्यता का। बहुत सारे मान्यता हैं, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग मान्यता दिए हैं, प्राकृतिक कारण दिया है, युद्ध दिया है, और बहुत सारे कारण है, उस सब के इतिहासकार के नाम और ये हम लोग को याद होना चाहिए। और टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, मेंस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव, और साथ साथ में मैं लिखवाता चलूँगा ऑब्जेक्टिव आपको, जो कि आपको पीटी में काम आएगा, ठीक है। और मैं टेस्ट भी करवाऊँगा, मैं दोनों करवाऊँगा, PYQ भी करवाऊँगा, और फिर कॉन्सेप्ट बनाऊँगा, NCERT पढ़ाऊँगा, और फिर बेसिक बुक्स, एडवांस बुक, और साथ में अनदर बुक कुछ काम आएगा तो वो भी मैं उन चुनिंदा किताबों के कुछ टॉपिक बता दूंगा जो काम के हैं, बस रिलेटेड। हम लोग को ज़्यादा इसमें PhD नहीं करना है, हम लोग को और भी सब्जेक्ट, हम लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट का लिस्ट है, हम लोग को क्या करना है जल्दी जल्दी बस हम लोग को ख़त्म करना है, ठीक है। और 1.5 साल का प्रोसेस है, आपको 1.5 साल मेरे साथ बने रहना है, एकदम बहुत लॉन्ग मैराथन है, तो इसमें आपको चुपचाप पढ़ना है, कुछ नहीं सोचना है। यहाँ देखिए वैदिक कालीन समाज, वैदिक कालीन समाज, वैदिक कालीन समाज में क्या पढ़ना है, वैदिक कालीन समाज में आर्यों का मूल घर, आर्यों का मूल घर कहाँ था, कहाँ से आर्य भारत आए थे, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद आर्यों की संस्कृति की विशेषताएं, आर्य संस्कृति की विशेषताएं, कुछ संस्कृति थी जैसे कि वह नगरीय सभ्यता थी, बाद में ग्रामीण थे थोड़े ये, ठीक है, आर्य जो थे थोड़े ग्रामीण थे, पर अपने साथ घोड़े का लाने का साक्ष्य मिलता है, और वो चीज़ें कि यहाँ से क्या क्या हम लोग को मिला है, सब उसमें पढ़ेंगे। वैदिक ग्रंथ और उपनिषद, वैदिक ग्रंथ और उपनिषद, वैदिक ग्रंथ और उपनिषद, ग्रंथों का यहाँ पर देखिए निर्माण होने लगा है, उपनिषदों का निर्माण होने लगा है। एक मैं टाइम पीरियड वाला मैप लाऊंगा जो
मैं ऑप्शनल में इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको ज़रूर इसमें भी दिखा दूंगा कि वो कैसे ग्रंथों का ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो ग्रंथों का टाइम पीरियड कैसे है वो एक मैप के माध्यम से मैं बताऊँगा, एक डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। यहाँ देखिए, वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण के स्रोत, क्या कैसे हो रहा है समाज का पुनर्निर्माण और संस्कृति के पुनर्निर्माण के स्रोत क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे उसमें। ऋग वैदिक कालीन, यहाँ देखिए, यहाँ ऋग वैदिक कालीन की भौगोलिक स्थिति और उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति। तो ऋग वैदिक काल आ गया, उत्तर वैदिक काल आ गया, यहाँ गया उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल पढ़ना है, इसमें स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में फिर धीरे धीरे पुअर होने लगी ये स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या थी ये पढ़ना है हम लोग को दोनों में। आर्थिक स्थिति, यहाँ ध्यान दीजिए, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी ये पढ़ेंगे, ठीक है। किसका हम लोग क्या पढ़े, गुप्त काल का, वैदिक काल ना, वैदिक काल पढ़े। वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति वहाँ का कैसा था। राजनीतिक संगठन और राजशाही का विकास, यहाँ देखिए, राजनीतिक संगठन और राजशाही का विकास, कैसे विकास की एक कड़ी बनने लगी राजशाही का, ठीक है। और राजनीति का संगठन कैसे होने लगा, वहाँ की राजनीति क्या थी, वहाँ की राजनीति और भविष्य के आगे जो हम लोग राजनीति करते हैं उसमें तुलना करिएगा आप अपने से, ठीक है। और जो होमवर्क दिया जाए उसे करिए, इस सिलेबस को लिखिए और इसको याद रखिए, ठीक है। साथ में चलिए, यहाँ देखिए, सामाजिक संगठन और वर्ण व्यवस्था, क्या वर्ण व्यवस्था था, सामाजिक संगठन कैसा था, इस पर बात होगा कि वहाँ का कैसा लोग। धर्म और विचार, यहाँ समझिए, धर्म और विचार, धर्म और विचार कैसे थे, वहाँ के धर्म का कैसा मान्यता बढ़ने लगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 5, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल से पहले वाला हिस्सा पूर्व मौर्य काल, ठीक है। क्या पढ़ना है, द्वितीय शहरीकरण युग, द्वितीय शहरीकरण कैसे होने लगा, प्रथम शहरीकरण कहाँ हुआ था, आप समझ रहे, प्रथम शहरीकरण हड़प्पा था, शहरीकृत था, फिर ग्रामीण हो गया, यहाँ समझिए, पहले शहरी था, फिर ग्रामीण हो गया, और फिर शहरी हो गया, ठीक है। तो ये द्वितीय शहरीकरण का युग पढ़ेंगे, इसमें कैसे शहरीकरण वापस से हो रहा है। राज्यों का गठन पढ़ेंगे, राज्यों का गठन कैसा है। 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे, महाजनपद बहुत शक्तिशाली हो गए थे, मगध ये जो एरिया है इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे कि 16 महाजनपद, इस 16 महाजनपद से पीछे बहुत क्वेश्चन पूछता है, आपको इसको ध्यान रखना है, मैं आपको सबका प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ देखिए, गण संघ या गणतंत्र आपको ध्यान में मिल रहा है। गण कौन थे, संघ क्या होते थे, और गणतंत्र क्या होते थे उस वक्त, वहाँ का क्या था। शहरी केंद्रों का उदय, कैसे शहरी केंद्रों का उदय होने लगा, सिक्कों का विकास होने लगा, और हर्यक राजवंश को पढ़ना है आपको। हर्यक राजवंश, यहाँ देखिए, इसको ध्यान दीजिए, हर्यक राजवंश को आपको पढ़ना है। हर्यक राजवंश पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। फिर एक और क्या है, हर्यक वंश, फिर क्या, देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता दूँ, हर्यक राजवंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये तीनों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये सब मैं अलग से मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप जुड़े रहिए बस। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको प्राचीन भारत में पढ़ना है, मेंस में और प्री में, दोनों में आपको काम आएगा, ठीक है। ऑप्शनल का मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दें, ऑप्शनल का मैंने बता चुका है, मैंने बता रखा है, देखिए आप उस वीडियो को। यूपीएससी ने जो दिया है वो इनफ सिलेबस है, उसके अंदर हम लोग को और अब डिटेल नहीं जाना है, बस अब पढ़ते जाना है उसको बस। लेकिन मेंस और पीटी में क्या हुआ है, पीटी में तो कीवर्ड्स दे रखे हैं, कीवर्ड्स दे रखे तो इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और मेंस में भी जो डिटेल है वो पूरा टॉपिक के वाइज सब टॉपिक्स नहीं दिया रखा है, तो हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है हम लोग का। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास आपको पता है, ये इसका उदय यहाँ पर होने लगा था, महावीर, और ये आप कुछ नहीं करना है इसमें, बस 2 टॉपिक पढ़ना है, जैन धर्म इससे रिलेटेड सब, और बौद्ध धर्म। कहाँ का पढ़ना है, सारे धर्म के ग्रंथ पढ़ना है आपको, ग्रंथ पढ़ना है आपको, महावीर को पढ़ना है, महावीर को पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, बुद्ध को पढ़ना है, ठीक है। और इनके शिष्यों को भी पढ़ना है, इन दोनों के शिष्यों को, ठीक है, शिष्यों को पढ़ना है आपको, शिष्यों को पढ़ना है। यहाँ ध्यान दीजिए, आगे चलिए, इसको मैं पढ़ाऊंगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बहुत ही रोचक है, यहाँ एक धार्मिक आपको बहुत ज़्यादा, इन दोनों में बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्या है लाइफ को कैसे ईजी बनाए, आप लोग ये सब सुन रखे होंगे, बहुत ही धार्मिक चीज़ें, ये सब पढ़ना चाहिए। आज भी मैं कुछ धार्मिक स्थलों का नाम बताऊँगा, अगर आपको कभी मौका मिले तो वो जगह जाएँ, वहाँ पे जाके आप उस धर्म की मान्यता को सीखें। ऐसा नहीं है कि मैं सांप्रदायिक रहे, आपको क्या करना है कि सभी धर्मों का इज्जत करना है, ठीक है। और हर धर्मों में जो चीज़ें हैं उसको सीखना है। एज ए सिविल सेवक आपको ये करने में बहुत ही बाद में फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, मौर्य साम्राज्य यहाँ पे समझिए, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य है ना, पूर्व मौर्य काल पढ़ लिए। मौर्य साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है, चंद्रगुप्त और बिंदुसार, चंद्रगुप्त को पढ़ना है और बिंदुसार को, ठीक है। चंद्रगुप्त क्या किया था, स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार क्या किया था, इसको पढ़ना है। अर्थशास्त्र, यहाँ समझिए कौन लिखा है अर्थशास्त्र, आप लोग कमेंट करके बताइए तो, है
आप लोग कमेंट करिए कि अर्थशास्त्र किताब कौन लिखा है, ठीक है, इसको आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं बाद में उसका जवाब दूंगा, ठीक है। जो पहला कमेंट आएगा उसको मैं, जो पहला सही कमेंट आएगा तो उसमें से मैं उसको हार्ट का ये दे दूंगा, ठीक है, ताकि और लोग समझ सकेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मेगास्थनीज को पढ़ना है, उसके बाद फिर अशोक और उसके उत्तराधिकारी को पढ़ना है, अशोक और उसके उत्तराधिकारी को पढ़ना है, ठीक है। अशोक का क्या विचार था, अशोक के शिलालेख और स्थल, देखिए यहाँ पर अशोक का धम्म, अशोक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है कि अशोक का क्या उत्तराधिकारी कौन कौन थे अशोक के, और अशोक के बारे में, और अशोक का क्या शिलालेखों का और स्थल, ये शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इससे पीछे बार बार पूछता है। अशोक का धम्म, इसको समझना है। मौर्य प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, समाज कैसा था और कला कैसा था। मैंने फिर से बताया हिस्ट्री को पढ़ने का ऐसा ही तरीका है, जहाँ देखिए पहला आपको क्या करना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, आप ये लिख लें, व्यक्तित्व को पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, वहाँ का प्रशासन पढ़ना है, कैसा वहाँ प्रशासन था। और क्या पढ़ना है, समाज पढ़ना है, सोसाइटी, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ना है आपको। और कला, आर्ट एंड कल्चर, ये चीज़ों को छाट के जब हम पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ेंगे मैं बताऊंगा अलग से, इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन इन मुख्य रूप से इसमें बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा, जो पढ़ रखे उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं सिंपली क्वेश्चन दूंगा, प्रोवाइड करूँगा, मैं यूपीएससी का क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर ला के दूंगा कि ये क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके मुझे क्या करिए कि मुझे पिन करिए। आप लोग एक इंस्टा टेलीग्राम में एक चैनल बनाइए ग्रुप स्टडी करके, और उसमें आप लोग डालिए उस ग्रुप को, और मुझे भी उसको पिन करिए, मैं उसको फिर उसमें बताऊंगा, या फिर मैं एक चैनल बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो उसमें आप लोग क्या करिएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग अपना ग्रुप बनाइए जिससे कि आप लोग सक्सेस को आसानी से जल्दी से पा सकें, ठीक है। अशोक के शिलालेख, अशोक का धम्म, ये सब समझिए, प्रशासन, कला, अर्थव्यवस्था, समाज, ये सब पढ़ लिए। मौर्य वंश का पतन, ठीक है। अब पतन देखिए, पतन बहुत जरूरी है कि मौर्य वंश का पतन कैसे हो गया, ये समझना बहुत आवश्यक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश का पतन। फिर देखिए यहाँ मौर्योत्तर भारत पढ़ना है आपको, मौर्योत्तर भारत कब से कब, ईसा पूर्व 200, यहाँ देखिए 200 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, ठीक है। हम लोग बहुत प्राचीन चीज़ पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। इसे पढ़ने में जिसको बोरियत होता है वो आप मुझे जवाब दे, मुझे एकदम बोरियत नहीं होगा, ऐसा तरीका से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको समझना है, बस समझ विकसित करना है एक सिविल सेवक के रूप में। हिंद, यवन, शक, पार्थियन और कुषाण का आगमन पढ़ना है, कैसे कुषाण आए भारत। हिंद यवन पढ़ना है, शक पढ़ना है, पार्थियन पढ़ना है, इसको मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाहरी दुनिया के साथ वाणिज्य संपर्क, बाहरी दुनिया के साथ वाणिज्य संपर्क, कैसा बाकी देशों के साथ क्या संपर्क रहे। सातवाहन, यहाँ देखिए सातवाहन, और यहाँ देखिए सातवाहन आ गया, इसको पढ़ना है। और अन्य स्वदेशी राजवंश, सातवाहन को पढ़ना है इंपॉर्टेंट, और अन्य कुछ जो छोटे मोटे राजवंश थे उसको भी हम लोग देख लेंगे। समाज पढ़ना है, जातियों का विकास कैसे होने लगा, है ना, जातियों का कैसा विकास का क्या ये था, ये कर्म था या कैसा था या जन्म था, ये हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जाति का ये होने लगा, उस वक्त कैसे था, पहले कर्म था फिर जन्म हो गया, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। संगम ग्रंथ और समाज, संगम ग्रंथ पढ़ेंगे और वहाँ का समाज कैसा था ये पढ़ेंगे, ठीक है। कला के केंद्र में क्या क्या पढ़ेंगे, कला के केंद्र में गंधार और मथुरा, ठीक है, और यह अमरावती, 3 गो स्थल है, कौन कौन, गंधार, मथुरा, अमरावती, ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप भी ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बॉक्स मैंने बना के रखा है ना, ऐसे बॉक्स आप भी बनाइए, देखिए यहाँ देखिए ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना हुआ है ना, ताकि क्या होगा कि इसमें आप टिक मारते चलिए, आपको जो पढ़ लिए दो बॉक्स बना लीजिए, जब आप पढ़ ले तो आपको एक टिक मार देना, यहाँ समझिए, एक जब पढ़ ले तो एक टिक, यहाँ समझिए 2 बॉक्स बनाया मैंने। अब क्या करना है कि जब मैंने पढ़ लिया तो एक टिक मार लेंगे, मैं क्या कहता है जब मैंने टेस्ट उस्ट मार लिया तो एक टिक मार लेंगे, ऐसे टिक मारने से आपको क्या होगा, ईजी होगा। या देखिए गुप्त राजवंश का साम्राज्य, यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, गुप्तकालीन शासन स्रोत, कैसा स्रोत था, शासन का स्रोत क्या था ये पढ़ेंगे। गुप्तकालीन, यहाँ देखिए गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास क्या था, इतिहास उसका राजनीति का ये पढ़ेंगे। फाहियान, ये बहुत बढ़िया यात्री था, फाहियान, इसका संबंध गुप्त काल से है, इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने ग्रंथ लिखे भारत के बारे में और क्या क्या बताया। गुप्तकालीन प्रशासन, कैसा प्रशासन था गुप्तकालीन। उसके बाद कला और संस्कृति का विकास कैसे यहाँ पर हो रहा है, हम लोग क्या पढ़े, गुप्त काल पर, ठीक है, कला और संस्कृति का कैसे विकास हो रहा है। फिर यहाँ देखिए गुप्त काल, स्वर्ण युग का काल, गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, ठीक है। क्यों, यहाँ पर बहुत सारे कला के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत डेवलप हुए, स्वर्ण युग, ठीक है, सोने के सिक्के किन्होंने लाए, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आर्थिक स्थिति, यहाँ ध्यान दीजिए, आर्थिक स्थिति कैसी थी गुप्त काल का, ये हम लोग को पढ़ना है। गुप्त काल में नगरीय केंद्र, कौन कौन से नगरीय केंद्र उभर के आए गुप्त काल में, ये हम लोग को पढ़ना है, यहाँ समझ रहे हैं।
आगे चलिए, हर्षवर्धन, ठीक है। गुप्त काल के बाद क्या करना है अब हम लोग को, व्यक्तित्व पढ़ना है। हर्षवर्धन, हर्ष के काल का स्रोत, यहाँ पर वैसे ही एकदम बिल्कुल स्रोत पढ़ना है काल का, है ना। हर्ष के प्रारंभिक जीवन, इसका जीवन, खुद का जीवन, व्यक्तित्व कैसा था, इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, ठीक है, प्रारंभिक जीवन कैसा था, ये पढ़ना है। हर्ष का प्रशासन, प्रशासन करने का क्या सीख ये पीछे से ले रहा है और आगे क्या दे रहा है और इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो ये सब पढ़ना है। इसका प्रशासन कैसा था। उसके बाद क्या है, साम्राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी, साम्राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी, इसको पढ़ना है कि कौन कौन लोग थे, महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम क्या थे साम्राज्य के। उसके बाद हर्ष काल में अर्थव्यवस्था, हर्ष काल में अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था उसकी थी। ह्वेंगसांग, यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, ये यात्री है, इनको पढ़ना है ह्वेंगसांग, ठीक है। ऑप्शनल में इन लोग को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग, इसमें इतना नहीं, लेकिन ह्वेंगसांग के विचार क्या थे भारत में, क्या क्या उन्होंने देखा और क्या क्या लिखा अपने किताबों में, आपको वो सब पढ़ने हैं। समाज कैसा था और धर्म कैसा था, किसका, समाज और धर्म आपको पढ़े हर्षवर्धन का, ठीक है। आप हर्षवर्धन का समाज और धर्म पढ़ें। यहाँ देखिए, अब आपको इतिहास मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, कुछ लोग उत्तर भारत की रुचि रखते हैं पढ़ने में और दक्षिण भारत की रुचि नहीं रखते, लेकिन क्या करना है, एज आई एस आपको सभी कुछ ध्यान से पढ़ना है, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। तो क्या करेंगे हम लोग सातवाहन वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सातवाहन वंश। यहाँ देखिए सातवाहन वंश, टाइम पीरियड क्या है, 230 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये पढ़ेंगे। पल्लव वंश पढ़ेंगे, बेसिक इतिहास भी मैं आपको पढ़ा दूंगा वैसे। पल्लव वंश पढ़ेंगे, ठीक है, आप खुद समझते चले जाएगा, आप सिर्फ लिखिए जाइए, सबको समझना है बस। पल्लव वंश, सातवाहन वंश, क्या क्या, सातवाहन वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, है ना। चालुक्य वंश कब से कब तक, है ना। देखिए सातवाहन वंश 230 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक, पल्लव वंश 330 से 796 वंश, चालुक्य वंश क्या पढ़ना है आपको, 535 से 1190। एक टाइम पीरियड आपका क्लियर होते चल रहा है, आपको टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार उस हिसाब से पढ़िए तो क्या होगा, आपका बन जाएगा दिमाग में आपका, ये कब क्या आया है ना। हाँ, मदुरै के पांड्य, मदुरै के पांड्य, इसका टाइम पीरियड क्या है, देखिए यहाँ पर 690 से लेके 1323 ईसा पूर्व। और हाँ, टाइम पीरियड को लेकर मैं फिर बता दूँ कि कुछ किताबों में कुछ टाइम पीरियड अलग होता है, किसी में कुछ अलग होता है, तो आप कुछ भी नहीं, NCERT में जो लिखा है वो आपको देखना है, NCERT में जो रखा है वो आपको रखना है, और जो बेसिक है उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अंतर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे नंबर नहीं करते हैं। चोल वंश, चोल वंश का क्या है, 850 से 1310। राष्ट्रकूट, यहाँ समझिए, राष्ट्रकूट, एक मिनट, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट क्या है, 753 से 973, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रकूट, यहाँ फिर से मैं बता दूँ एक बार, चालुक्य, मदुरै पांड्य, मदुरै के पांड्य, ये वाला चोल वंश, राष्ट्रकूट, ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आगे चलिए, और आपका ये 16 का 16 पेज खत्म हो गया। देखिए आपको इतना ही सिलेबस है, ये लग रहा है ज़्यादा, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बाद में आपको ये देगा। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने क्या किया है मेरे साथ, क्या क्या किया आपने, सिलेबस को डिटेल्ड एनालाइज किया है, किसका, आपने डिटेल एनालाइज किया है, आपने डिटेल एनालाइज किया है इसका, आपने डिटेल एनालाइज किया है क्या, आपने डिटेल एनालाइज किया है प्राचीन भारत का, ठीक है, और किसका, मेंस का, और आपने प्री का, ठीक है, ये दोनों को आपने किया है डिटेल एनालाइज। अब PYQ लाऊंगा मैं, PYQ, और तब तक वेट करिए, और साथ में PYQ ईयर वाइज, ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, ईयर वाइज करूँगा, और फिर क्या करूँगा, फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है, और फिर क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आप लोग जुड़े रहे इसके लिए।